चलो शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री की सेकेंड हाफ की स्टोरी यहाँ से हम शुरू करते हैं। नाउ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ करने का कारण था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनको बॉयकॉट किया जा रहा था। स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, कोर्ट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब बॉयकॉट किया जा रहा था। लेकिन कब तक बॉयकॉट कर सकते थे? अगर हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसके जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए ताकि सारे काम स्मूथली चलते रहें। और लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस के कारण प्लस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर जॉब पे नहीं जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में नहीं जाएंगे, कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, तो फिर पैसे नहीं आएंगे, इनकम नहीं आएगा, फिर फैमिली का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कारणों की वजह से फिर धीरे धीरे सब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को रीजॉइन करना शुरू कर दिए। ठीक है, और जो मेन मोटिव था, मेन एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है, वही फेल हो गया। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया फरवरी 1922 में कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, he felt the movement was turning violent in many places and सत्याग्रहीज needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles। और दूसरा रीज़न ये था कि कई जगहों पे, जैसे हमने आंध्र प्रदेश में पीजेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, जब कई जगहों पे पीजेंट ने जब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया, ठीक है, तो फिर पीजेंट वायलेंट हो गए। जितने भी पीजेंट्स मूवमेंट थे वो वायलेंट हो गई। तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स के घर को जलाना शुरू किया, तोड़फोड़ करना शुरू किया। और मेन मोटिव, जो मूवमेंट का मेन मोटिव होता था कि नॉन वायलेंट तरीके से हमें मूवमेंट करना है, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना है, जो कि नहीं हो रहा था और कई जगहों पे वायलेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा था। तो ये दूसरा कारण एक ये भी था कि महात्मा गांधी को लगा कि प्रोटेस्ट करने से पहले, मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले जितने भी सत्याग्रहीज हैं उन्हें नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी जरूरी है। तभी फिर से हम एक नेक्स्ट मास स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कई प्रोविंशियल काउंसिल्स का सेटअप किया था। ठीक है, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ये दो एरिया था उस समय ब्रिटिश इंडिया में। तो प्रिंसली स्टेट्स किंग, दीवान, नवाब, इनके रूल में था, इनके अंडर में था। लेकिन जो प्रोविंसेस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो प्रोविंसेस के लिए इन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल बनाई थी। ठीक है, कि वो अपने प्रोविंसेस के लिए कुछ डिसीजंस ले सके, उनके वहाँ के लोगों के लिए कुछ डिसीजंस ले सके और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ मेंबर्स मास स्ट्रगल से थक गए थे, मीन्स सत्याग्रह मूवमेंट कर करके थक गए थे। उनका ये कहना था कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम सिस्टम में आना चाहते हैं। और जितने भी नॉन ब्राह्मण्स थे वहाँ पे एक माइंडसेट ऐसा बना था कि पावर सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथ में होता है। तो उनके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि अगर हम प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जीत जाएंगे तो पहली बार ऐसा होगा कि नॉन ब्राह्मण को भी पावर मिल जाएगा, हम भी अथॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, they felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic। उनका ये कहना था कि हम सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिस्टम से बाहर रह के उनको चेंज करने की कोशिश थोड़ी नाकाम होती दिख रही है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि हम सिस्टम में आए, फिर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करें, जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ है उनको हम अपोज करें। रिफॉर्म करने के लिए हम प्रोटेस्ट करें ब्रिटिश के सामने कि जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ है उनको रिफॉर्म किया जाए ताकि वो जस्टिसिएबल हों। ठीक है, ऑप्रेसिव ना हो। और काउंसिल्स फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि काउंसिल में जितने सारे मेंबर्स हैं वो सब के सब चुन के इलेक्ट होकर नहीं आते थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो उसके लिए भी वो प्रोटेस्ट करे कि काउंसिल डेमोक्रेटिक नहीं है, काउंसिल को डेमोक्रेटिक बनाया जाना चाहिए, मीन्स हर मेंबर को इलेक्ट होके आना चाहिए काउंसिल में, ऐसा। सो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन किसने करी थी?
ठीक है। तो एक थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करी थी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन उन्होंने करी टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है, ताकि हम काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ रिटर्न हो सके। मीन्स मास स्ट्रगल उतना इफेक्टिव होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अभी हम काउंसिल की तरफ रुख करना चाहिए, हमें काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए और काउंसिल में आकर फिर हम काउंसिल को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन कुछ जो यंगर लीडर्स थे, जो यूथ नेता थे उस समय के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सन ऑफ मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनका मानना, उनका दावा ये था कि हमें और मास एजिटेशन करना चाहिए, हमें मास स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है, और अब छिटपुट डिमांड की कोशिश हम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट आज़ादी की हम डिमांड करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे मास एजिटेशन का जो मकसद होगा, टारगेट होगा, वो फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल फादर मोतीलाल नेहरू ये कह रहे हैं काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ हमें आना चाहिए, और सन जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि और मास एजिटेशन की तरफ हमें आना चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों दो रास्ते में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. तो लेट 1920s में मीन्स 1928, 1929, 1927 इन पीरियड्स के अराउंड दो और फैक्टर्स हुए। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन चल रहे थे, कई मतभेद भी हो रहे थे, ठीक है, लेकिन उस समय दो फैक्टर हुए जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को और भी एक तरीके से शेप दे दिया, एक तरीके से चेंज कर दिया। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि 1929 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आई थी, ठीक है। एंड सेकेंड, द एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। तो जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, क्रॉप्स की जो प्राइसेस थी, अब डिप्रेशन के कारण क्रॉप्स के प्राइसेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए, फॉल होने शुरू हो गए, और 1930 के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स ही हो गया। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल गुड्स का जो डिमांड था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है, मीन्स जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो पीजेंट्स को क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड होना कम हो गया, तो फिर पीजेंट्स अपने क्रॉप्स को कहाँ बेचेंगे, अपने हार्वेस्ट को कहाँ बेचेंगे, एक्सपोर्ट में भी कमी आ गई, भारी कमी आ गई। नाउ एंड पे देयर रेवेन्यू, अब पीजेंट्स को इनकम नहीं आएगा तो फिर वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे, रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो 1930 तक पूरा का पूरा देश खलबली में था, पूरी की पूरी उथल पुथल देश में मची हुई थी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे खलबली में, उथल पुथल में, ठीक है, साइमन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, साइमन कमीशन की फॉर्मेशन हुई। और साइमन कमीशन कौन बनाया था? टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में, ठीक है, टोरी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी, टोरी गवर्नमेंट आ गई थी ब्रिटेन में पावर में, तो उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन, देखो एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होता है कि जिसको खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से लिखी गई है, और स्टैट्यूटरी कमीशन होता है कि जिसको लॉ लाकर पार्लियामेंट में लॉ पास करके उस बॉडी को क्रिएट किया जा रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ क्योंकि उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कमीशन एक लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो जो साइमन कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था या स्टैट्यूटरी कमीशन था? स्टैट्यूटरी कमीशन था, क्योंकि लॉ लाकर इसे बनाया गया था, ठीक है। नाउ set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. अब इतने सारे प्रोटेस्ट, डिमांड, मीटिंग, एजिटेशन, सप्रेशन, ठीक है, इन सब के बाद जो है साइमन कमीशन की फॉर्मेशन की गई, कई डिमांड पे डिमांड किए जा रहे थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू। तो साइमन कमीशन की सेटअप की गई, गठन की गई, इस बात को देखने के लिए कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग चल रही है, मतलब हम जो लॉ बना रहे हैं इंडिया को चलाने के लिए, वहाँ में रूल करने के लिए,
वो ग्राउंड रियलिटी में किस तरीके से इफेक्टिव है, ठीक है, क्या उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या वो सही है, या फिर किस तरीके से हमें और उसमें बदलाव करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए साइमन कमीशन की गठन की गई थी। द प्रॉब्लम वॉज दैट, साइमन कमीशन तो बनाया, ठीक है, ये सुन के लगता है कि चलो पॉजिटिव वे में साइमन कमीशन बनाया था, अच्छा काम किया था, लेकिन उससे भी बहुत बुरा काम ये किया था कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। आप जिस चीज के लिए साइमन कमीशन बना रहे हो, जहां के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो वहां के मेंबर्स को तो इंक्लूड करोगे ना, ठीक है। अब जैसे ORN में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हो गई और एक इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई थी, तो जब भी MCD की मीटिंग हुई, ठीक है, तो वहां में स्टूडेंट्स के कुछ लीडर्स या फिर स्टूडेंट्स के फ्रंट फेस तो होंगे वहां पे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मीटिंग हो और स्टूडेंट का कोई मेंबर भी ना हो, कोई भी स्टूडेंट ही ना हो, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को कैसे पता लगेगा कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे क्या मीटिंग चल रही है, क्या बातें हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। फिर इससे क्या होगा, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ बिलीफ हो जाएगा, ठीक है, कि वो हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यही हुआ साइमन कमीशन के साथ, ठीक है, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो साइमन कमीशन लॉस्ट द फेथ ऑफ इंडियन लीडर्स, ठीक है। और इंडियन लीडर्स ने तभी ये नारा लगाया था, साइमन गो बैक, आपने सुना होगा, ठीक है। सो दे वर ऑल ब्रिटिश, साइमन कमीशन में जो भी मेंबर्स थे वो सबके सब क्या थे, ब्रिटिश थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." ठीक है, साइमन वापस जाओ, जैसे आए हो वापस चले जाओ, ठीक है। क्यों, यही एकमात्र रीजन था कि आपने एक भी इंडियन लीडर्स को इंक्लूड नहीं करा। हाँ, अगर इंडियन लीडर्स को इंक्लूड कर लेते तो फिर बात आगे बढ़ती, मीटिंग एग्रीमेंट होते कि क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। नाउ देखो, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है। और यहाँ में साइमन गो बैक नारा लगाने में या फिर साइमन के प्रोटेस्ट करने में सारी पार्टीज, ठीक है, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, ये दोनों ही इंक्लूडेड थे, दोनों ही पार्टिसिपेट करे थे। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसराय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। अब उन्होंने देखा कि साइमन कमीशन हमने बना के तो भेज दिया ब्रिटेन से, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो रहा है, हमने इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया, इंडियन लीडर्स काफी प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। तो इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, उन्होंने दो ऑफर उन्होंने किया, ठीक है, कि आने वाले टाइम में हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। देखो, डोमिनियन स्टेटस, इंडिया में डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ, एक तरीके से ये होता है कि सारी चीजें इंडियन पब्लिक करेगी, इंडियन लीडर्स सब कुछ करेंगे, लेकिन जो इंडिया का हेड होगा, ठीक है, वो ब्रिटिश होगा। इंडिया का जो हेड होगा वो ब्रिटिश होगा, ठीक है। जैसे यूं समझे कि आज जो इंडिया का हेड प्रेसिडेंट है, तो वो अगर ब्रिटेन के हुए तो हम कहलाएंगे इंडिया इज अ डोमिनियन कंट्री, डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या है, रिपब्लिक स्टेटस है। क्यों, बिकॉज आवर हेड इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने जिनको चुन के भेजा है उन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली, लेकिन हाँ पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, इंडिया के ही है, इसलिए हम रिपब्लिक है, ठीक है। तो डोमिनियन ये हुआ कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, एक चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इंडिया के टॉप लीडर्स को, जितने भी फ्रंट लीडर्स हैं सबको बुलाएंगे और इंडिया के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा उन्होंने ऑफर दिया, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने कहा था, ठीक है। देखते हैं। नाउ दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, लेकिन ये ऑफर भी कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कांग्रेस इन ऑफर से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, और जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो और भी ज्यादा असर्टिव हो गए कि नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। जैसा उन्होंने पहले ही कह दिया था, ठीक है, कि जब स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कह दिया था कि हम इस टाइप का छिटपुट कोई ऑफर नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के बारे में सोचना चाहिए और उसी को लेकर मास एजिटेशन करना चाहिए, ऐसा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. और जितने भी liberals और moderates थे जो कि रिक्वेस्ट पिटिशन पे भरोसा करते थे कि नहीं ब्रिटिश के ऑफर को सोचना चाहिए, ठीक है, और उस उनके साथ पार्टिसिपेट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगा. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज. ठीक है, सो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में. ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, आईएनसी की जो मीटिंग हुई लाहौर में दिसंबर 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए इस बात की मांग की गई, डिमांड की गई. It was declared that 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day. ऐसा प्रपोज किया गया, ऐसा डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. दिसंबर 1929 को उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की मांग की और उसी में आईएनसी की उस लाहौर की मीटिंग में भी उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मींस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. और यही कारण है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट की गई, लागू की गई. नहीं, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आईएनसी की मीटिंग दिसंबर 1929 में कहाँ हुई थी, ये आप मैप में मार्क करो तो लाहौर में हुई थी, ये आपको मार्क करना होगा, लोकेट करना होगा. ठीक है, तो यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को जो इंडिपेंडेंस डे मनाने की मांग की गई, डिक्लेरेशन किया गया, तो इसीलिए 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट किया गया. 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 10 जनवरी को भी कर सकते थे, 20 जनवरी को भी कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी को ही हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा इससे हिस्टोरिकल रिलेशन था, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने की मांग की गई थी, डिक्लेरेशन किया था. ठीक है, नाउ सो will be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence. और उस दिन पूरी भारतीय लोग, पूरे पब्लिक ऑफ इंडिया जो है एक तरीके से शपथ लेगी कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे. बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. लेकिन उस सेलिब्रेशन में बहुत कम पार्टिसिपेशन हुई, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पार्टिसिपेशन नहीं हुई. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशूज ऑफ एवरीडे लाइफ. तो महात्मा गांधी अब ये सोचने लगे कि ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आइडिया है, इसको लोगों के डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे रिलेट कराए. ठीक है, कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसा फील करे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है, उनके अंदर ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो, तभी वो मास लेवल पे प्रोटेस्ट करना शुरू करें. नाउ द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, अब सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलेट करके पूरी इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं. नाउ महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट नेशन. उस समय नमक को लेकर कुछ ऐसी चीज हुई थी जो पूरी इंडिया में एंगर स्प्रेड कर दिया था. एक तरीके से सारे पीपल ऑफ इंडिया क्रोधित हो गए थे. ठीक है, और महात्मा गांधी ने इस सॉल्ट को उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि सॉल्ट के थ्रू पूरे इंडियन पब्लिक को यूनाइट किया जा सकता है, क्योंकि हर घर में सॉल्ट का यूज होता है. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को, वायसराय इरविन को उन्होंने एक लेटर भेजा और उस लेटर के थ्रू उन्होंने 11 डिमांड्स, 11 मांगे रखी. सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स. और उस डिमांड में हर क्लास ऑफ पॉपुलेशन की बात रखी गई थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसान हो, मिडिल क्लास हो, जनरल इंटरेस्ट के बारे में भी, देश के बारे में भी सारी डिमांड रखी गई थी. ठीक है, द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. और आइडिया, इस डिमांड को रखने का आइडिया, एक मेन मोटिव ये भी था कि सारी क्लास ऑफ पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके, सभी देख सके, समझ सके कि हम सबके लिए डिमांड रख रहे हैं और सभी एक पैन इंडिया लेवल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, एक तरीके से यूनाइटेड होके सामने आ सके. द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. और पूरे उस डिमांड में एक जो सबसे इफेक्टिव डिमांड था वो ये था
टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाए। नमक पे टैक्स कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था नमक पे, सॉल्ट पे। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, क्योंकि नमक सब कंज्यूम करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, और खाने का सबसे एसेंशियल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है ये। The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. ठीक है, सॉल्ट पे टैक्स, और दूसरा सॉल्ट प्रोडक्शन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली था, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकती थी और सॉल्ट पे टैक्स भी लगाती थी। महात्मा गांधी का कहना था कि ये जो पॉलिसीज है सॉल्ट को लेकर, ये ब्रिटिश रूल का काफ़ी ऑप्रेसिव, काफ़ी टॉर्चरस, काफ़ी दमनकारी पॉलिसीज है, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स हटा दिया जाना चाहिए, और जो मोनोपोली है सॉल्ट पे वो भी खत्म होना चाहिए। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, एक तरीके से कह सकते हैं महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरीके से अल्टीमेटम था, चेतावनी था कि अगर आप इस पे अग्री नहीं करते हो तो फिर आने वाले टाइम में हम मास लेवल पे प्रोटेस्ट फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, और एक डेडलाइन उन्होंने दे दिया, ठीक है, जैसे कि उन्होंने 31 जनवरी को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक 11 मार्च तक अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो महात्मा गांधी पैन इंडिया लेवल पे फुल फ्लेजेड प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, और इरविन जो है बातचीत करने के खिलाफ थे, नहीं चाहते थे कि बातचीत करें, मतलब वो कंप्लीटली इस तय हो चुका था कि वो इन 11 डिमांड्स को मानेंगे नहीं। So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया 78 वॉलंटियर्स के साथ। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, 240 माइल्स तक, 240 माइल्स तक उन्होंने पैदल यात्रा शुरू कर दी। फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, ठीक है, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आश्रम थे साबरमती से लेकर दांडी तक, कोस्टल टाउन दांडी तक उन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी, और वहां पे जाकर उन्होंने नमक बनाना शुरू किया। तो उनका खुद से नमक बनाया जाना इस बात की बिल्कुल प्रोटेस्ट थी कि आपका नमक प्रोडक्शन पे कोई मोनोपोली नहीं होना चाहिए, हम इंडियन को भी ये पूरी राइट होना चाहिए कि हम सॉल्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं और सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं समझ रहे हो? नेक्स्ट, सो द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज, 24 दिनों तक, एक दिन में 10 माइल, 24 दिनों तक वो चलते रहे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड, और जहां भी महात्मा गांधी रुकते पूरे वॉलंटियर्स के साथ, वहां पे हजारों की तादाद में लोग आते उनको सुनने। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मींट बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और वो उन्हें स्वराज के मतलब समझाते, सारी समझदारी डेवलप करते और उन्हें कहते कि आपको ब्रिटिश को डिफाई करना है, ब्रिटिश को मानना नहीं है, इनकार करना है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, और लॉ को उन्होंने पूरी तरीके से वायलेट कर दिया, इनकार कर दिया, खुद से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, क्योंकि सी वाटर को जब आप बॉयल करोगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या? सॉल्ट, ठीक है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत ऑल इंडिया लेवल पे हुई। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट हुआ, कैसे अलग हुआ, देखते हैं। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज cooperation within the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial laws। अब नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ ये कहा गया था कि ठीक है, ब्रिटिश ने जो भी लॉज पास किए हैं उसको तो आप फॉलो करिए ही, लेकिन उसको आप फॉलो करो, लेकिन जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है बस उसको बॉयकॉट कर दो, वहां जाना बंद कर दो, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि एक तो मानने से भी इनकार कर दो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जाने से भी इनकार कर दो, और लॉज भी मानने से इनकार कर दो, लॉज को भी ब्रेक करो, ठीक है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, सॉल्ट बनाया, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी जहां सॉल्ट बनाई जाती थी, उनके सामने भी उन्होंने भर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ये मूवमेंट और भी रीजन्स में स्प्रेड, फैलना शुरू हो गया, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, फिर से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना शुरू हो गया। एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, जितने भी शराब की दुकानें थी उसको तोड़फोड़ किया गया, लूटा गया।
पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू, जितने भी किसान थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, एंड चौकीदारी टैक्सेस भी देना उन्होंने बंद कर दिया, जितने भी विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और बहुत सारी जगहों पे जितने भी फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ, जंगल को लेकर जो लॉज बनाए गए थे उसको भी वायलेट कर दिया। एंड गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, और ब्रिटिश ने जिन फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में रखा था कि उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का हक होगा, गवर्नमेंट यूज कर सकती है वहाँ के प्रोड्यूस को, उसको ब्रेक कर दिया और वहाँ भी रिजर्व फॉरेस्ट में भी वो एंटर करना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें होने लगी। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, और ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी चिंतित होकर जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे वो अरेस्ट किए जाने लगे। ब्रिटिश ने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ दिस लेड टू वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। अब इससे क्या हुआ कि कई जगहों पे, ठीक है, वायलेंट क्लासेस होना शुरू हो गया, मतलब हिंसात्मक रूप लेना शुरू कर दिया। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar facing armored cars and police firing। ठीक है, जब अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जो कि कट्टर सपोर्टर थे, समर्थक थे महात्मा गांधी के, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में, तो सारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर्स के सामने भर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मारा भी गया। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolized British rule। और उसके एक महीने बाद, मतलब मई 1930 में जब महात्मा गांधी को खुद अरेस्ट कर लिया गया, तो जितने भी मजदूर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में, सारे पुलिस पोस्ट, पुलिस स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे, लॉ कोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन पे, जो कि जितने भी ऐसे ब्रिटिश बिल्डिंग थे, ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स थे, सबको अटैक करना शुरू कर दिया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और जो अब इस पूरे प्रोटेस्ट से और वायलेंट प्रोटेस्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी हुई थी, ठीक है, काफ़ी चिंतित थी, और उन्होंने भी उतने ही आर्म्स एंड एम्यूनिशंस से प्रोटेस्ट को दबाना शुरू कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, जितने भी पीसफुल, जो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रहीज थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट में बैठे हुए थे, उनको भी अटैक किया गया। महिलाओं, बच्चों को मारा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन, इस तरीके की स्थिति में महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद अरविंद ऑन मार्च 1930। और फिर से उन्होंने इस वायलेंट एक्टिविटीज को देखते हुए फिर से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, मतलब वापस लेने का अनाउंसमेंट किया, और इरविन के साथ एक समझौते, मतलब लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने एक समझौता किया 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ और कब हुआ। ठीक है, सो गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी इरविन पैक्ट, इरविन का अभी हमने डिस्कस करा, इरविन का क्या कहना था कि टॉप इंडियन लीडर्स, इंडियन फ्रंट लीडर्स आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। तो जैसे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी थोड़ा लो पड़ गए, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया, तो वायलेंट एक्टिविटीज हो गई थी। ठीक है, तो जैसे ही वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इरविन के साथ वो पैक्ट करने लगे, तो इरविन का पहला डिमांड था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। लेकिन फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिससे कि जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, उसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया इंडिया में। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। लेकिन जिस तरीके से निगोशिएशन होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बातचीत, समझौता, ये सब होना चाहिए, वो नहीं हुआ, और गांधी जी निराश होकर इंडिया वापस आ गए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। इंडिया आने पर उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए तरीके से लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, रिप्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब अब कांग्रेस जो भी एक्टिविटी करेगी वो सब लॉ के अगेंस्ट होगी, और ब्रिटिश को फ्री हैंड मिल गया था। अब
किसी को भी जेल में बंद कर सकते हैं। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, और बहुत सारी ब्रिटिश बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रही थी कि कैसे भी करके कांग्रेस की मीटिंग को रोके, उनके प्रदर्शन को या फिर जिस तरीके से वो बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, उसको भी रोके। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी री लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन सब के बीच महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, दोबारा से शुरू किया। फॉर ओवर ए ईयर, लगभग एक साल तक द मूवमेंट कंटिन्यूड, लगभग एक साल तक ये आंदोलन चला, लेकिन बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन क्योंकि देखो पहले जो हो गया था, अब फिर से वही चीज शुरू किया महात्मा गांधी ने, तो कई लोगों का भरोसा उस पर से उठ गया था, तो वो मोमेंटम मिल नहीं पाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो इस वजह से एक साल के बाद फिर ये मूवमेंट, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी खत्म हो गया। नाउ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को जितने पार्टिसिपेंट्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आ रहे थे, उन्होंने इसको किस तरीके से देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो अपने किस इच्छाओं के कारण, वो अपने किस डिजायर के कारण इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये डिस्कस करेंगे। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया, किस माइंडसेट से ज्वाइन किया, एंड उनके आइडियल्स कौन कौन थे, और उनके लिए स्वराज की मतलब क्या थी, वो भी देखते हैं। इन द कंट्री साइड, मतलब पूरे देश में, द रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। मतलब लगभग जैसे गुजरात में पटीदार्स और उत्तर प्रदेश में जाट, ये लोग इस मूवमेंट में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling price। क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे कि गन्ने वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे थे, कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो जो कमर्शियल पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, जो डिप्रेसिव पॉलिसीज आ रही थी और प्राइजेस घट गए थे, कम हो गए थे, जिस वजह से उनको उनकी प्रोड्यूसेस नहीं बिक रही थी, इनकम नहीं आ रही थी, तो वो ही इससे काफ़ी नाखुश थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। और जैसे उन्हें इनकम नहीं हो रही थी, तो रेवेन्यू कहाँ से पे करेंगे, बिल्कुल नहीं पे कर पाएंगे। सो एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। तो क्योंकि इनकम नहीं आ रही थी, तो इस बीच उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी कि रेवेन्यू कम कर दिया जाए या कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मना कर दिया। तो इस बात को लेकर भी उनके अंदर काफ़ी एंगर भरा पड़ा था। ठीक है, these rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs। ठीक, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए, अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, उनका टारगेट ये था कि रेवेन्यू कम हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो कई मीटिंग, कई अपने कम्युनिटीज़ को बुलाना, मीटिंग करना और उनको मनाना कि आप बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, हिस्सा लीजिए। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग डिवाइज्ड। लेकिन जब 1931 में मूवमेंट को बंद कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, तो वो काफ़ी निराश हुए, क्योंकि जिस मकसद से वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, ताकि उनका रेवेन्यू रेट फिर से रिवाइज हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, वो नहीं हुआ था। ठीक, सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट। इसलिए जब 1932 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने फिर से जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले मूवमेंट में उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया था। The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand, many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। जो गरीब किसान थे, ठीक है, वो रेवेन्यू कम करने की डिमांड तो कर ही रहे थे, साथ में बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो किराए पे ज़मीन लेकर और फसल उगाते थे, बेचते थे, किराया भी देते थे, रेवेन्यू भी देते थे और फैमिली के लिए इनकम भी लाते थे। As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। लेकिन जैसे डिप्रेशन आया, ठीक है, क्रॉप्स की डिमांड होनी बंद हो गई, मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो गया, उनके पास इनकम आना बंद हो गया, तो वो रेंट देने में काफ़ी मुश्किलें फील करने लगे। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। वो भी चाहते थे कि जो रेंट हम नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारा बकाया भी है, उसको माफ़ किया जाए और रेंट को कुछ सालों के लिए पोस्टपोन किया जाए या फिर रेंट को कम किया जाए। ठीक है, सो they joined a variety of radical movements often led by socialists and communists, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords। The Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places। ठीक है,
अब कई जगहों पे कांग्रेस जो है नो रेंट, मतलब कोई रेंट नहीं देना है, गरीब किसान अगर रेंट पे जमीन लेके फसल उगा रहे हैं तो उनको रेंट नहीं देना है। इसलिए कांग्रेस उनको सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि जिनसे वो रेंट ले रहे थे वो रिच पीजेंट्स थे, जमींदार थे, ठीक है, और कांग्रेस उनका सपोर्ट खोना नहीं चाहती थी। तो इसलिए कई बार नो रेंट पॉलिसीज, नो रेंट कैंपेन को भी कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो कांग्रेस और पुअर गरीब किसान के बीच जो रिलेशन था, ठीक है, वो पूरी तरीके से बन नहीं पाया, वो अनसर्टेन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, और जितने भी बिजनेस क्लासेस थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, उन्होंने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया, ये देखते हैं। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 टू 1919 चला था, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। जितने भी इंडियन व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भर के प्रॉफिट हुआ था और काफी पावरफुल बिजनेसमैन बन के उभरे। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब क्योंकि बिजनेस उनका एक्सपैंड हो रहा था तो वो यही चाहेंगे कि और हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपैंड इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज ला दिए थे कि उनसे उनका बिजनेस एक्सपेंशन रुक गया था, ठीक है। तो वो काफ़ी नाखुश थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, ठीक है। वो चाहते थे कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर हमारी जो गुड्स है, हमारी जो प्रोडक्शन है, उसकी डिमांड भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा होगी, हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, हमारा बिजनेस एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस बिजनेस और इंटरेस्ट की बातों को रखने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन तैयार किया। उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में उन्होंने फॉर्म किया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में उन्होंने बनाया, लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और इन सबको कुछ प्रोमिनेंट फेस, प्रोमिनेंट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लीड कर रहे थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी में जो भी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, जो इंडियन बिजनेस को रोक रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसको उसके अगेंस्ट बातों को रखने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। तो उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के इंटरेस्ट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब सिविल डिसोबीडियंस पहली बार लॉन्च किया गया, ठीक है। सो दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स। और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, पैसों से उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और जो भी इंपोर्टेड गुड्स थे, जो बाहर से सामानें आ रही थी इंडिया में, उनको भी उन्होंने बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, ठीक है। Now, most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. तो उनके लिए स्वराज का ये मतलब था कि अब बिजनेस पे कोई भी कॉलोनियल लॉज, ब्रिटिश का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा, ब्रिटिश का कोई लॉज नहीं चलेगा, और इंडिया में ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो खुल के होगा, फ्रीली होगा, कोई किसी तरह कोई रोक टोक नहीं होगा। तो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था, जितने भी बिजनेसमैन थे, ठीक है। So, but after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन round table conference की failure के बाद, ठीक है, अब उस जैसा जोश उनके अंदर नहीं रहा। They were apprehensive of the spread of militant activities. उन्हें ऐसा डर था कि कहीं इंडिया में militant activities ज़्यादा तोड़ फोड़, आगजनी वगैरह ना हो जाए। And worried about prolonged disruption of business. और उनको इस बात की चिंता थी कि अगर लंबे समय तक बिजनेस रुकी रही तो फिर हमारा इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमॉन्ग्स्ट द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। और सोशलिज्म की भी डिमांड ज़्यादा हो रही थी। कांग्रेस के जितने भी यंगर मेंबर्स थे, यूथ थे, उनके बीच सोशलिज्म आइडिया की ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। सोशलिज्म होता है कि हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। तो उनके अंदर ये भी डर था कि अगर सोशलिज्म ज़्यादा फैला, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी प्राइजेस गवर्नमेंट रेगुलेटेड होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ये सोसाइटी रेगुलेट करेगी हमारी प्राइसेस, तो फिर हमें उतनी प्रॉफिट नहीं होगी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर।
लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे, जो मजदूर थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ नागपुर को छोड़ के। नागपुर में बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नागपुर रीजन में। As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement. लेकिन कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। Selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. अब इनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनके पार्टिसिपेट करने का रीज़न था, ठीक है, कि जो लो वेजेस था, ठीक है, उनको ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी, अप टू द मार्क मजदूरी नहीं मिलती थी, तो लो वेज के अगेंस्ट ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो वर्किंग एटमोसफेयर था वो काफ़ी पुअर था, ख़राब था, इसके अगेंस्ट भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप देख रहे हो किसानों का इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, किसानों का अलग टारगेट था, अलग रीज़न था, बिजनेसमैन का अलग रीज़न था, मजदूर क्लास का अलग रीज़न था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि सब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भले उनका रीज़न अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है, अपने आप को अलग रख रहे थे, ठीक है, सेपरेट रख रहे थे। सो देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। तो रेलवे वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इन 1930 thousands ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर इन माइंस, टिन माइंस, wore गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। 1930 में हजारों के तादाद में जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर टीन माइंस में, उन्होंने गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, रैली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। उनके भी रेलवेज में भी कई रिप्रेसिव पॉलिसीज थे, वहाँ पे भी लो वेज था, पुअर वर्किंग कंडीशन था। But the Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. लेकिन कांग्रेस नहीं चाहते थे कि वर्कर्स की डिमांड को इस मूवमेंट में लाएं, क्योंकि अगर वर्कर्स की डिमांड को लाएंगे तो फिर इससे ये होगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, वो फिर इस मूवमेंट से दूर हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए वो वर्कर्स की डिमांड को मेन स्ट्रीम मूवमेंट में नहीं ला रहे थे। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. एक जो अचीवमेंट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो तगड़ी अचीवमेंट ये हुई कि वुमेन का पार्टिसिपेशन लार्ज नंबर पे होना शुरू हो गया, महिलाएं पार्टिसिपेट करनी शुरू कर दी। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। गांधी जी जब सॉल्ट मार्च दांडी यात्रा के दौरान कहीं भी रुकते तो हजारों की संख्या में महिलाएं आके उनको सुनती, स्वराज का मतलब समझती, सारी मूवमेंट की मतलब समझती। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाया, नमक बनाया उन्होंने, एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स, ठीक है, बल्कि फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उनको लूटा, ठीक है, एंड लिकर शॉप्स को भी वेंडलाइज, तोड़फोड़ किया। मेनी वेंट टू जेल, कई महिलाएं जेल में भी गई। इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। शहरों में जो भी महिलाएं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी वो ऊंची जातियों से थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स। और रूरल एरियाज में जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी वो बड़े बड़े मतलब अमीर घरों से आ रही थी, रिच हाउस होल्ड से आ रही थी, मतलब अमीर किसानी घरों से आ रही थी। मूव्ड बाई गांधी जी's कॉल दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। तो गांधी जी से पूरा इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये बन गई थी, ठीक है, कि महिलाओं की प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक कर्तव्य ये है कि नेशन को सर्व करना, ठीक है, राष्ट्र के प्रति सेवा करना। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. लेकिन महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बाद भी जो महिलाओं की सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरीके की महिलाओं को लेकर इमेज थी, जो भी सामाजिक धारणाएं थी, बुरी धारणाएं थी, ठीक है, उनमें भी कोई सुधार उतना नहीं आया, ठीक है। उनका एक महिलाओं के पार्टिसिपेशन का 2-3 मोटिव ये भी था कि एक तो था कि नेशन को सर्व करना है, दूसरा ये था कि जो सामाजिक तौर पे, जो सोसाइटी लेवल पे जो वुमेन की इमेज बनी हुई है, उनमें कहीं ना कहीं सुधार आए, एक सोसाइटी फिर से एक तरीके से वुमेन के बारे में, पॉजिटिव चेंज के बारे में कंप्लीट स्ट्रिक्टली सोचे। तो एक मोटिव उनका ये भी था। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हार्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। गांधी जी का ये कहना था कि वो महिलाओं की जो प्राथमिक ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है, वो है कि घर का देखभाल करे, ठीक है,
अच्छी माँ बने और अच्छी बीवी बने। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन तो कांग्रेस में अब उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहें या फिर क्या कहें, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में एक ये भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि महिलाओं को ऊंची पोस्ट पे नहीं रखी जा रही थी, हायर उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोस्ट पे नहीं रखी जा रही थी। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। बस उनका कांग्रेस जो है उनके पार्टिसिपेशन तक ही सीमित थी। कांग्रेस में ऊंची ऑर्गेनाइजेशन पे उनको पोस्ट नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में यहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है।